इस वीडियो में हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं और वो आपस में रिलेटेड होते हैं। हम उनकी जो है जॉइंटली उनकी देखना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। मिसाल के तौर पे होता है कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो स्मोकर्स के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंडम वेरिएबल वाई है जो कैंसर के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल बनाई है। दो एग्जांपल्स होंगी बेसिकली। पहली एग्जांपल ये वाली है, इसमें हम जो है समझेंगे कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है, इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, इसकी CDF कैसे निकालनी है और बहुत कुछ। लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। पहले जो हमारे पास पार्ट ए है, पार्ट ए में उसने पूछा है कि क्या ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है क्या ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो ये फंक्शन तब वैलिड होगा जब सम ऑफ सारी प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर सारे टेबल में जितनी चीज़ें दी हैं इनका सम 1 होगा तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है ये वैलिड होगा। पहले सवाल के जवाब के लिए हमने ये करना है कि समेशन के डिफरेंट x की वैल्यूज़ का, समेशन डिफरेंट y की वैल्यूज़ का, और प्रोबेबिलिटी के x जो है वो कोई x की ख़ास वैल्यू है एंड प्रोबेबिलिटी y के वो y की ख़ास वैल्यू है, a इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यानी कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। और ये जो टेबल की एक एंट्री है, मिसाल के तौर पे जो ये वाली एंट्री है, ये बता रही है कि अगर x की वैल्यू 2 होगी एंड y की वैल्यू 1 होगी तो प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। तो बेसिकली हमने इन सब का सम करना है। सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 1/8 1/8 एंड सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ पे 4 दफ़ा 1/8 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 1/8। मैंने ज़ीरोस को ना इग्नोर कर दिया है। प्लस मेरे पास 2 दफ़ा 2/8 है। मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2/8, और जब इनका सम करूँगा तो आंसर आएगा 4/8 प्लस 4/8 इज इक्वल्स टू 1। पहला हमारा पार्ट हल हो गया। पार्ट बी में उसने कहा है कि जी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर x जो है वो लेस देन हो 1 और y जो है वो ग्रेटर देन हो 2। x जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो y है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। x लेस देन 1 कहाँ पे है, लेस देन इक्वल्स टू 1 कहाँ पे, वो इन दोनों कॉलम्स में है। मेरे पास जो ये वाला कॉलम है और मेरे पास ये वाला कॉलम है, इसमें जो है x लेस देन इक्वल्स टू 1 है और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 कहाँ पे है, वो इन दो रोज़ में है। तो मेरे पास एक ये वाली रो है और एक ये वाली रोज़ है। इन दो रोज़ में जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। अब मैंने देखना है, क्योंकि इसमें एंड है, इसका मतलब मैंने ये देखना है कि इस दोनों कॉलम्स का और इन दोनों रो का इंटरसेक्शन कहाँ पे है। तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो ये 4 खाने हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वो होगा जी इन चारों खानों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम इक्वल्स टू 1/8 प्लस 0 प्लस 2/8 प्लस 1/8, और इसका आंसर आता है 4/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। ये मेरे पास सेकंड पार्ट बी पार्ट हो गया। अब मैंने सी पार्ट करना है। सी पार्ट में इसने कहा है कि जी कि क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बारे में सी पार्ट है। तो सी पार्ट में कहा है कि जी प्रोबेबिलिटी कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 गिवन दैट y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इस सवाल को करने के दो मेथड हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी को। एक मेथड तो ये है कि हम अपनी ना पहले टेबल को छोटा कर दें, टेबल को खाली ये वाला चीज़ बना दें कि टेबल जो है ना वो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो छोटा कर दें। और फिर जो छोटे टेबल जो हमारे पास स्मॉल टेबल है उसके अंदर देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। यानी कि हम अपने सैम्पल स्पेस का साइज़ छोटा करें और फिर छोटी सैम्पल स्पेस के अंदर इस चीज़ को फाइंड करें। और एक मेथड ये है कि हम फार्मूले का इस्तेमाल करें और फार्मूला लगा के सवाल का हल निकालें। मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
A given B is equals to probability of A intersection B divided by probability of B. So ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ इस्तेमाल करना है. इसका मतलब है कि जो है probability of X is less than equals to 1 given Y is greater than equals to 2 is equals to probability of X less than equals to 1 and या intersection Y greater than equals to 2 divided by probability that Y is greater than equals to 2. और इस ऊपर वाली चीज़ का जो है ना आंसर हमने पहले से निकाला हुआ है, वो है 1/2. तो इसका आंसर आएगा, ऊपर वाले का आंसर आएगा 1/2. जो नीचे वाला है कि प्रोबेबिलिटी कि y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, उसमें हम क्या करेंगे कि हमने वो वाला रोज़ निकालनी है जिनमें ये वाली चीज़ फुलफिल हो, और उन रोज़ में जितनी प्रोबेबिलिटीज़ उनका सम जो है वो नीचे आएगा. तो y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 वो कहाँ पे है, वो इन दो रोज़ में है. तो इन दो रोज़ में जितनी प्रोबेबिलिटीज़ उनका सम जो है वो नीचे आएगा. इसमें मेरे पास है 1/8 प्लस 2/8 3/8 प्लस 1/8 4/8 प्लस 2/8 6/8. इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ आएगा 6/8. सो फिर मैंने इसको हल किया कि जी 1/2 टाइम्स 8/6, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर आता है 2/3. तो इस तरह से पार्ट सी भी हल हो गया. जो पार्ट डी है उसमें उसने कहा है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है फॉर एक्स के लिए. वही भी किस तरह से कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है फॉर वाई के लिए. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है कि जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो दो प्रोबेबिलिटीज़ को उसने इकट्ठा रिप्रेजेंट किया हुआ है. उसने दो प्रोबेबिलिटी का जॉइंट एक टेबल बनाया हुआ है. जो मार्जिनल है वो अनजॉइंट है, यानी कि अपने हर प्रोबेबिलिटी को सेपरेट बताना है. बेसिकली ये वाला पार्ट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखें एक्स का. तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखना है एक्स का पार्ट डी में. सो पार्ट डी की प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्स का हमने लिखना है दिस कलर पार्ट डी. सो हमने उसके लिए क्या फार्मूला होगा कि हमने पहले लिखना है एक्स की वैल्यू 0 के लिए कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ इक्वल्स टू 0. वो क्या होगा कि जो मेरे पास ये वाला कॉलम है इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है उनका सम. तो इट्स लाइक 0 प्लस 1/8 प्लस 2/8. तो इसका आंसर आएगा 3/8. प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल्स टू 1, वो क्या होगा कि जो 1 वाला कॉलम है इसमें जितनी प्रोबेबिलिटीज़ है उनका सम वो है 1/8 प्लस 0 प्लस 1/8 विच इज़ इक्वल्स टू 2/8. फिर है प्रोबेबिलिटी कि x इज़ इक्वल्स टू 2, वो जो इस वाला कॉलम है आखिरी वाला इसमें जितनी प्रोबेबिलिटीज़ है उनका सम 1/8 0 प्लस 2/8 विच इज़ लाइक 3/8. ऑब्वियसली इन सब का सम जो है वो भी 1 के इक्वल आना चाहिए. सो 3/8 प्लस 2/8 इज़ 5/8, 5/8 प्लस 3/8 इज़ 8/8 विच इज़ 1. सो मेरे पास जो है ना डी पार्ट का आंसर आ गया. अब मैंने आंसर निकालना है ई पार्ट का. ई पार्ट में उसने कहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, और ये टेबल है ये बेसिकली एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एंड वाई को, और ये भी कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की. सो पार्ट ई में मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की. जो इसका फार्मूला है वो इस तरह से है कि पहले मैं सारी एक्स की वैल्यूज़ पे सम कर रहा हूँ, सारी वाई की वैल्यूज़ का सम ले रहा हूँ, और यहाँ पे कर रहा हूँ एक्स डॉट वाई डॉट प्रोबेबिलिटी कि जो एक्स है वो इक्वल्स टू एक्स हो और वाई जो है वो इक्वल्स टू वाई हो. सो इसको करते हैं. अब बेसिकली मैंने ये करना है कि मैंने जो मिसाल के तौर पे इस वाले खाने के लिए मैंने लेना है एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 1 है और अंदर प्रोबेबिलिटी 0 लिखी हुई है. तो इस तरह से मैंने ना सारे खानों के लिए जो है मैंने 9 वैल्यूज़ के लिए ये काम करना है. तो पहले आएगा जी 0 टाइम 1 टाइम 0 विच इज़ 0. सो 0 को हम स्किप कर देते हैं. दूसरा आएगा 1 टाइम्स 1/8 विच इज़ 1/8. सो सेकेंड इसका मतलब हमारे पास आएगा 1/8 इस वाले खाने के लिए. इस वाले खाने में आएगा 2 टाइम्स 1 टाइम्स 1/8 विच इज़ लाइक 2 टाइम्स 1/8 और टाइम्स 1 इज़ लाइक 2/8. सो प्लस 2/8.
जो इस वाले खाने में क्योंकि ये 0 है तो 0 टाइम्स 2 टाइम्स 1/8 जो है ना 0 के बराबर आएगा। इसमें क्योंकि ये 0 है इसलिए 1 टाइम्स 0 टाइम्स जो 2 है वो 0 के बराबर आएगा। इसमें भी ये 0 है तो आंसर 0 आ जाएगा। इसमें क्योंकि ये वाला 0 है x की वैल्यू, तो क्योंकि हमने x की वैल्यू को और y की वैल्यू को प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इस वाले जो है ना इसका भी आंसर 0 आएगा। इसका क्या आएगा? आंसर आएगा 1 टाइम्स 3 टाइम्स 1/8, इट्स लाइक 3/8, सो प्लस 3/8। ये जो आखिरी वाला है इसका आएगा जी 2 टाइम्स 3 6 टाइम्स 2/8, सो इट्स लाइक 6 टाइम्स 2 इज 12, सो इट्स लाइक प्लस 12/8। और इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आएगा 12 प्लस 6 इज 18/8। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इट्स लाइक 9/3 9/4 9/4 इज आवर आंसर। सो पार्ट ई भी हो गया। अब हमने करना है पार्ट एफ। पार्ट एफ में उसने कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स की, खाली एक्स वाई की नहीं, एक्स की। इस पार्ट को करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करें। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमने कहाँ निकाली थी? ये निकाली थी। हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे ही निकालें जैसे पहले निकालते रहे हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है एक्स का, इसको यूज़ करके हम आराम से एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की निकाल सकते हैं। मगर ये मेथड जो है इतना एलिगेंट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास हमेशा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होगी भी नहीं, तो ये मेथड अच्छा नहीं है। अच्छा मेथड इस तरह से है कि हम इस टेबल को इस्तेमाल करें और निकालें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो कैसे निकाल सकते हैं? उसका फार्मूला क्या है जी? जो हमारे पास पार्ट एफ है उसमें हमने निकालना है कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। उसके लिए हम क्या करेंगे? यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बस यहाँ एक्स वाई की जगह पे खाली एक्स लिखेंगे। तो हमने फार्मूला क्या होगा जी? समेशन सारी एक्स की वैल्यू पे, समेशन सारी वाई की वैल्यू पे, यहाँ पे खाली एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी के एक्स जो है वो ख़ास एक्स की वैल्यू ले रहा है, जो वाई है वो वाई की वैल्यू ले रहा है। तो ये वाला वही वाला हमारे पास जो है फार्मूला है, बस यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे हमने खाली एक्स लिखा है। सो इसमें हमने क्या करना है जी? पहले ये वाला हमारे पास खाना है तो हमने करना है 0 टाइम्स 0। हमने खाली इस दफ़ा वाई की वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, खाली एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 0 टाइम्स 0 इज 0। दूसरा खाना है 1 टाइम्स 1/8, तो इसका आंसर आएगा 1/8 प्लस तीसरे में है 2 टाइम्स 1/8, इसका आंसर आएगा 2/8 प्लस यहाँ पे है 0 टाइम्स 1/8 0 आएगा, 1 टाइम्स 0 0 आएगा, 2 टाइम्स 0 0 आएगा, 0 टाइम्स 3 2/8 0 आएगा, 1 टाइम्स 1/8 इसका आंसर आएगा 1/8 प्लस और यहाँ पे है 2 टाइम्स 2/8 लाइक 4/8। और इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 4 प्लस 4 8, सो आएगा आंसर 8/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एक्स की वो 1 के बराबर है। हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं यूजिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स के। इस केस में हमने 0 को मल्टीप्लाई करना है 3/8 से, हमारा आंसर 0 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, हमारा आंसर 2/8 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है 3/8 से, हमारा आंसर 6/8 आएगा। और जब 6/8 और 2/8 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है दोबारा से 1 आएगा। तो हम इसके लिहाज से भी हमारा आंसर जो है ना वो 1 ही आ रहा है, और इसके लिहाज से 1 आ रहा है। इसका मतलब है हमने कोई हिसाब में गलती नहीं की है। अब हमने करना है जी पार्ट। सो जी पार्ट में उसने कहा है कि आप जो है CDF निकालें। CDF निकालें जो है इस वाले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है, इसको आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी CDF के साथ लिखें। सो CDF के लिए हमारे पास जो है हमने लिखना है जी f(x, y) इसके जो है हमारे पास पहला बाउंड्री केस है, इसमें 0 आंसर आता है प्रोबेबिलिटी का। एक बाउंड्री केस में आंसर 1 आता है प्रोबेबिलिटी का। 0 आंसर तब आता है जब x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होगी और y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो जब इस केस में कहा है कि जब x जो है वो इज़ लेस दैन 0 एंड y जो है वो लेस दैन 1 है। 1 कब आता है? कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या y की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम इक्वल्स टू 1 हो जाएगा अगर ये वाला केस फुलफिल होगा।
तो 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी 2 से और y की वैल्यू बड़ी होगी 3 से। इन दोनों में एंड है बेसिकली। सो 1 आ गया। और दरमियान का क्या केस है? दरमियान का केस ये है कि जी जब x जो है वो इक्वल्स टू हो 0 और बिटवीन हो 0 और 2 के, और y जो है वो बिटवीन हो 1 और 3 के। इस केस में क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा कि जी यहाँ पे आएगा कि हमने सम लेना है। लेट्स से मैं एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे x और y यूज़ किया था, तो मैं x y को दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ रखता हूँ लेट्स से n की वैल्यू होगी 0 से लेके x तक, और m की वैल्यू होगी 1 से लेके y तक। और मैंने सम करना है प्रोबेबिलिटी कि x जो है वो इक्वल्स टू हो n एंड जो y है वो इक्वल्स टू हो m। सो ये जो है मेरे पास पार्ट जी का आंसर है। इसकी एग्जांपल करके देखते हैं ताकि जो है और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। एग्जांपल इसमें हो सकती है कि मैं पूछे कि CDF की वैल्यू बताएं 1.5 x की हो वैल्यू और y की वैल्यू हो 2.5। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है प्रोबेबिलिटी कि x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1.5 कॉमा एंड y इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 2.5। और इससे क्या मुराद है कि वो सारे जो कॉलम्स जहाँ पे x 1.5 या उससे छोटा है वो लें, और सारे कॉलम्स जिनमें सारे रोज़ जिनमें जो y है वो 2.5 या उससे छोटा है वो लें, और जो उनका इंटरसेक्शन है उसको वो जो है उनका इंटरसेक्शन का जो सम है वो यहाँ पर आएगा। तो x कहाँ पे 1.5 या उससे छोटा है? तो ये दो खानों में जो है ना x 1.5 से छोटा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे। और y कहाँ पर जो है 2.5 से छोटा है। सो 2.5 से छोटा जो है ना वो इन दो खानों में 2.5 से छोटा। इसका मतलब है कि इन ये दो जो है कॉलम्स और ये दो जो रोज़ हैं इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है, और इनका इंटरसेक्शन जो है ना वो ये 4 वैल्यूज़ हैं 0, 1/8, 1/8 एंड 0। तो इसका मतलब है कि इस वाले सवाल का आंसर आएगा 2/8। और यही बेसिकली जो है ना ये वाली बात भी कह रही है कि हमने जो है सब चीज़ों का सम करना। तो ये वाला सवाल भी हो गया। अब हमारे पास पार्ट H जो है इसमें वो कह रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू बताएं x² की। तो वो जो है बिल्कुल जैसे हमने ये वाला निकाला था आंसर वैसे ही आंसर निकालना है। इस केस में क्या करना है, क्योंकि x² की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो यहाँ x की जगह पे x² लिखना है। बाकी सारा सवाल जो है ना वो बिल्कुल सेम है। तो पार्ट जो है हमारे पास H कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें x² की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी जी के 0 का स्क्वायर टाइम्स 0 विच इज़ 0, 1 का स्क्वायर टाइम्स 1/8 विच इज़ 1/8, प्लस 2 का स्क्वायर टाइम्स 1/8 विच इज़ 4/8, प्लस 0 का स्क्वायर टाइम्स 1/8 विच इज़ 0, 1 का स्क्वायर टाइम्स 0 0, 2 का स्क्वायर टाइम्स 0 0, 0 का स्क्वायर टाइम्स 2/8 0, 1 का स्क्वायर टाइम्स 1/8 इज 1/8, प्लस 1/8, प्लस 2 का स्क्वायर टाइम्स 2/8 इज लाइक 8/8। 8/8 इन सब का सामने किया। सो 4 और 2 6, 6 और 8 14/8 इसका आंसर आता है 14/8। इसको ऑब्वियसली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 7/4 से। सो एक पार्ट और करते हैं, उसे हम कहते हैं पार्ट आई। पार्ट आई में ये बताना है कि क्या x एंड y इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, x एंड y इंडिपेंडेंट हैं कि डिपेंडेंट है। सो ये हमारे पास पार्ट आई है। सो उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह खाली करनी पड़ेगी। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब होते हैं कि हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो फिर जो है ना ए एंड बी जो है इंडिपेंडेंट है। तो वही वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ भी है। सो यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमने चेक करना है सारी x और y वैल्यू के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y के। सो ये हमने सारी x और y के लिए वैल्यू चेक करना है। मैं खाली इस वैल्यू के लिए चेक करता हूँ। अगर इस वैल्यू के लिए हमारा आंसर ठीक आ गया तो मैं फिर इसके लिए चेक करूँगा, सो ऑन, या सब वैल्यूज़ के लिए चेक करना पड़ेगा। मगर हमारा आंसर इस केस में इस वैल्यू के लिए सही नहीं आता तो हमें सब के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक वैल्यू पे भी ये वाली बात होल्ड नहीं करती है तो इसका मतलब है कि x एंड y इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है। सो मैं इस वैल्यू के लिए चेक कर रहा हूँ। ये वाली वैल्यू कहती है कि प्रोबेबिलिटी कि x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ इक्वल्स टू 1 क्या इक्वल्स टू है कि प्रोबेबिलिटी के x की वैल्यू 1 डॉट प्रोबेबिलिटी के y की वैल्यू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 हमने वो हम इस वाले खाने से देख सकते हैं। उसका आंसर आता है 1/8। तो ये आंसर आ गया 1/8 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल्स टू 1 का आंसर जो है वो हम जब हमने मार्जिन प्रोबेबिलिटी निकाली थी वहाँ से देख सकते हैं। वो आंसर आया था 2, सो 2/8। तो इसका आंसर आ रहा है 2/8 डॉट प्रोबेबिलिटी के y जो है वो इक्वल्स टू 1 हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वो वाला हम रो लेंगे जहाँ पे y 1 है और सारी प्रोबेबिलिटीज़ का ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है कि y 1 का आंसर होगा 0 + 1/8 + 1/8 इज़ 2/8। तो इसका आंसर भी 2/8 आ रहा है। सो ऑब्वियसली 1/8 is not equals to 2/8 times 2/8 या 1/8 is not equals to 4/8। इसका मतलब है कि x and y are dependent। सो अब जो है हम एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें हमने 2 डाइस रोल किए। एक डाइस का कलर रेड है और एक डाइस का कलर येलो है। और हम कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल x ऐसे डिफाइन है कि जौन सी वैल्यू रेड डाइस पे आएगी वही वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल x की होगी। तो अगर रेड डाइस के ऊपर जो है वो 1 आया है तो x की वैल्यू भी 1 है। अगर रेड डाइस के ऊपर 6 आया है तो x की वैल्यू भी 6 है। और रैंडम वेरिएबल y ऐसे डिफाइन है कि नंबर ऑफ 6 जो दोनों डाइसेस पे आ रहे हैं। सो अगर एक डाइस पे 6 आया इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1 होगी। अगर दोनों डाइस पे 6 नहीं आया इसका मतलब है y की वैल्यू 0 होगी। और अगर दोनों डाइस पे 6 आ गया है तो y की वैल्यू 2 होगी। हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी का x और y के लिए। सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहले हमें पता लगेगा जी रेंज क्या होगी। जी रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल x, क्योंकि रैंडम वेरिएबल x से मुराद है कि जो रेड डाइस पे वैल्यूज़ आई हैं और रेड डाइस पे क्योंकि 6 साइडेड है तो इसका मतलब है रेंज होगी रैंडम वेरिएबल x की 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हमें देखना है कि जी रेंज क्या होगी रैंडम वेरिएबल y की, क्योंकि y जो है नंबर ऑफ़ 6 हैं दोनों डाइसेस पे। तो या तो दोनों डाइस पे कोई 6 नहीं आएगा तो 0, या एक डाइस पे 6 आएगा एक पे नहीं आएगा 1, या दोनों डाइस पे 6 आएगा 2। तो ये होगी रेंज y की। इसका मतलब है कि हम अपना जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसका टेबल कुछ बना सकते हैं आराम से। ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 1 2। सो हमने खाली में वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा टेबल आ जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन का। सो इस टेबल को बनाने के लिए हम ना एक और टेबल बनाते हैं जो हमें इस टेबल में वैल्यूज़ डालने में हेल्प करेगा। सो वो टेबल ये है कि जी हमारे पास 2 डाइस हमने टॉस किए। इसका मतलब है कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एंड 6।
और ये x ये जो है रेड डाइस है बेसिकली, जो x को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ना येलो डाइस है जो y को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मगर जो येलो डाइस पे चीज़ें आ रही हैं उसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 1 2 3 4 5 6। तो इस टेबल के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि जो y रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ सिक्सेस दोनों डाइसेस के अंदर। सो इस केस में जब रेड डाइस पे 1 आया और येलो डाइस पे 1 आया तो मेरे पास नंबर ऑफ सिक्सेस 0 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिक्सेस 0 हैं। सिमिलरली इस केस में जहाँ पे येलो डाइस पे 1 आया है और रेड डाइस पे 2 आया है, यहाँ पे 6 0 हैं। तो बेसिकली ज़्यादातर खानों में 0 0 आ रहा है। 1 खाली तब आ रहा है कि जब या तो मेरे पास येलो पे 6 आया है या 2 आएगा या 1 या 2, या रेड पे 6 आया है। इन कॉलम और रोज़ के अलावा हर जगह पे मेरे पास 0 है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास येलो पे 6 आया है मगर रेड पे 1 आया है, तो यहाँ पे खाली 1 6 आया है, यहाँ भी 1 6 है, यहाँ भी 1 6 है, यहाँ भी 1 6 है, 1 6। यहाँ पे इस वाली जगह पे मेरे पास येलो पे भी 6 आया है और रेड पे भी 6 आया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 6 2 है। इस वाली जगह पे मेरे पास रेड वाले पे 6 आया है, येलो वाले पे मेरे पास जो है वो 1 आया है, तो यहाँ पे 1 1 1 1। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मेरे पास रेड पे 6 आया है, येलो वाले पे 5 आया है, इसका मतलब वहाँ पे 1। और जो बाकी सारे एम्प्टी खाने हैं इन सब के अंदर हम ज़ीरोज़ हैं हमारी वैल्यूज़, तो यहाँ पे हमारी सारी ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। ये जो डॉट्स हैं ये ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये मेरा टेबल है और ये टेबल मेरा हेल्प करेगा इस वाले टेबल को पॉपुलेट करने में। सो अब हमने ये वाली वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। ये वाली वैल्यू है कि जी प्रोबेबिलिटी के जो ये क्योंकि x था मेरे पास और ये y, सो ये वाली वैल्यू है प्रोबेबिलिटी कि x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिखनी है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, और ये इक्वल्स टू होता है क्योंकि मेरे पास फार्मूला ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a। सो यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 1 डॉट प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू 1। सो पहले इस टेबल से निकालते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 क्या होगी। सो हमारे पास x1 जो है वो इन 6 खानों में है, x की 1 की वैल्यू इन 6 खानों में है, इस कॉलम के अंदर है। तो 6 जगह पे हमारे पास जो है ना x1 है इस वाले कॉलम के अंदर, और टोटल हमारे पास कॉलम जो हैं वो 36 हैं। सो ये आ गया जी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 टाइम्स हमने इसका आंसर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी y के y इज इक्वल टू 0 गिवन दैट x इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर मैं ऐसे निकालूंगा कि सबसे पहले मैं ना यूनिवर्स को छोटा कर देता हूँ। मैं यूनिवर्स को छोटा करके कह देता हूँ कि जी x इज इक्वल टू 1 जो है ना खाली वो वाले खाने काउंट करूँगा। सो मेरे पास अब मैंने खाली ये 6 खाने काउंट करने हैं, बाकी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि गिवन ने ना मेरे यूनिवर्स को छोटा कर दिया। इन 6 खानों में कहाँ पे जो है y इज इक्वल टू 0 है। सो y इज इक्वल टू 0 6 के इन 6 खानों में इन 5 जगहों पे है। इसका मतलब है सेकंड जगह पे मेरे पास आंसर आएगा 5/6। सो इसका आंसर आएगा 5/6। सो जब इसको मैंने हल किया तो इसका आंसर आएगा ये 1/6 था, ये 5/6 था, तो 1/6 टाइम 5/6 इज इक्वल टू 5/6। हेंस यहाँ पे हम डालेंगे 5/6। इस तरह से हम इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या है जी कि प्रोबेबिलिटी के y जो है x जो है वो 2 हो और y जो है ना वो 1 हो। और अगर इसको हम हल करें तो बेसिकली इस वाली रो इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में कोई फ़र्क नहीं है। तो जो आंसर पहले इसका आया था वही वाला आंसर इसका भी आना है, मगर हम जल्दी से दोबारा से कर लेते हैं। तो y यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2।
पहले मैंने बताना है प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल टू 2, वो क्या है कि जी मेरे पास टोटल 6 खानों में x इज इक्वल टू 2 है और टोटल खाने 36 है, इसका मतलब 6/36, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई। दूसरा है टाइम्स प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल टू 2 है, यानी कि मेरे अब 6 खाने खाली मेरे सैम्पल स्पेस में रह गए, बाकी सैम्पल स्पेस वैनिश हो गई है, मैंने सैम्पल स्पेस को छोटा कर दिया है गिवन की वजह से। इन 6 खानों में कहाँ कहाँ पे y इक्वल टू 0 है, तो इन 6 खानों में 5 जगहों पे y इक्वल टू 0 है। इसका आया आंसर 5/6। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया दोबारा से 5/6। ये आया 1/6 टाइम्स, बाय द वे यहाँ पे 5/6 नहीं आना, 5/36 आना चाहिए। सो इसका आंसर भी आएगा 5/36, सॉरी। सो ये है 1/6 टाइम 5/6 इज इक्वल टू 5/36। सो इसका आंसर भी आएगा 5/36। सिमिलरली इसका आंसर भी आएगा 5/36 और इसका आंसर भी आएगा 5/36, इसका भी 5/36, क्योंकि इन में कोई चेंज नहीं है। मगर यहाँ पे आके चेंज आ गया है। यहाँ पे आके चेंज क्या आ गया है कि यहाँ पे 6, यहाँ पे एक 6 आ गया, ये वाला स्पेशल कॉलम आ गया, ये वाला कॉलम बाकी कॉलम से डिफरेंट था। सो हम इस वाले जो है खाने का आंसर निकाल रहे हैं। सो हमारे पास इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 6 एंड y भी 0 ही है, तो यहाँ पे हमने लिखना है जी पहले x इज इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर है 6 खाने हैं आउट ऑफ 36, तो ये तो सेम ही लेनी है। यहाँ पे क्या आएगा कि जी बाकी चीज़ें चेंज होगी कि अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 6 है तो कहाँ कहाँ पे जो है y इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ जो टोटल 6 हैं वो 0 होंगे। तो अगर x इज इक्वल टू 6 है तो नंबर ऑफ टोटल 6 0 कहीं पे नहीं होंगे, तो इसका आंसर आएगा 0/6, क्योंकि टोटल 6 खाने जो मैंने सैम्पल स्पेस को छोटा कर दिया है यहाँ पे बेसिकली x इज इक्वल टू 6 की वजह से, तो 6 में से मेरे पास कोई ऐसा खाना नहीं है जहाँ पे y इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आएगा 0/6। इसका मतलब है यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 6 टाइम 0 इज़ 0। अब यहाँ पे देखना आंसर। सो इस वाले जगह पे मेरे पास है कि जी प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल टू 1 है डॉट प्रोबेबिलिटी के y इज इक्वल टू 1 है गिवन दैट x इज इक्वल टू 1 है। सो इसका आंसर क्या आएगा कि जी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 है, वो तो हमारे पास जो है 1/6 ही आएगा या 6/36 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 जो इस खाने में है विच इज़ 6/36, तो इसका आंसर 1/6 ही आएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी के y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है गिवन x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 की वजह से मैं खाली ये वाले 6 खाने कंसिडर करूँगा, बाकी सारे खाने इग्नोर हो जाएंगे। तो इस सैम्पल स्पेस में जो 6 खानों की हैं मेरे पास कितने खाने हैं जिसमें y इज इक्वल टू 1 है, तो वो एक खाना है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1/6 और जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसका आंसर आएगा 1/36। सो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1/36। सिमिलरली यहाँ भी 1/36 आएगा, यहाँ भी 1/36 आएगा, यहाँ भी 1/36 आएगा और यहाँ भी 1/36 आएगा, मगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ आएगी। तो ये मेरे पास है प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 6 है एंड y इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी कि x इज इक्वल टू 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी कि y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 6। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 जो है मेरे पास x6 जो है वो आखिरी कॉलम में है और आखिरी कॉलम में 6 चीज़ें हैं, इसका मतलब 6/36, तो इसका मतलब है 1/6, ये तो 1/6 ही आया डॉट। अब प्रोबेबिलिटी के x इज इक्वल टू 6 है, इसका मतलब है आखिरी कॉलम और मेरे पास बाकी सैम्पल स्पेस ख़त्म हो गई है गिवन की वजह से, खाली ये सैम्पल स्पेस बन गई है आखिरी 6 जो है खानों की आखिरी कॉलम की, और उन कॉलम इस आखिरी 6 में से कितनी दफ़ा मेरे पास y इज इक्वल टू 1 आया, तो 5 दफ़ा 1 आया, इसका आंसर आएगा 5/6 और इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/36। सो यहाँ पे भी आएगा 5/36।
ये आखिरी जो हमारे पास रो है, इसको हम इस टेबल के बगैर भी ऑलमोस्ट हल कर सकते हैं। वो कह रहा है कि जी आपके पास नंबर ऑफ सिक्सेस 2 हों और रेड पे 1 आए। इसकी कोई ये पॉसिबल ही नहीं है कि नंबर ऑफ सिक्सेस 2 हों एंड रेड पे 1 आए, तो इसकी प्रॉबिलिटी 0 होगी। नंबर ऑफ सिक्सेस 2 हों और रेड पे 2 आए, 0 प्रॉबिलिटी। नंबर ऑफ सिक्सेस 2 हों और रेड पे 3 आए, 0 प्रॉबिलिटी। नंबर ऑफ सिक्सेस 2 हों और रेड पे 4 आए, 0 प्रॉबिलिटी। नंबर ऑफ सिक्सेस 2 और रेड पे 5, 0 प्रॉबिलिटी। नंबर ऑफ सिक्सेस 2 हों और रेड पे 6 आए, अब ये 0 प्रॉबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि रेड पे भी 6 आया है और येलो पे भी 6 आया है। सो इसका मतलब है कि ये जो है, अगर टोटल मेरे पास 36 इस वाले खाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के जो है x इज़ इक्वल्स टू 6 एंड y इज़ इक्वल्स टू 2, वो इक्वल्स टू होगी प्रोबेबिलिटी कि x इज़ इक्वल्स टू 6 डॉट प्रोबेबिलिटी के y इज़ इक्वल्स टू 2 गिवन दैट x इज़ इक्वल्स टू 6। सो प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 6 जो है वो आखिरी खाना है, विच इज़ 1/6। आखिरी जो है कॉलम है, ये वाला आखिरी कॉलम विच इज़ 1/6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी के y इज़ इक्वल टू 2 हो गिवन कि x इज़ इक्वल टू 6। तो मेरे पास ये आखिरी कॉलम है, इसके अंदर 6 एंट्रीज़ हैं, 6 में से खाली एक एंट्रीज़ है जहाँ y इज़ इक्वल टू 2 होगा, वो आखिरी एंट्री है। तो इसका मतलब है ये भी आएगा 1/6। सो इसका आंसर आएगा 1/36, 1/36। सो हमारे पास बज़ाहिर ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया, मगर अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो आंसर हमारे पास आया है, क्या ये आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। ये आंसर तब ठीक होगा कि जब मैं सारी इन एंट्रीज़ का सम लूँ और मेरे पास जो है ना आंसर 1 के इक्वल आए। सो लेट्स देखते हैं। तो ये है जी 1 2 3 4 5 6, तो 30 तो ये बन गया क्योंकि 5 टाइम्स 6 इज़ 30, तो 30/36 ये बन गया। ये 31 32 33 34 35 36, यस। तो सबका सम जो है वो इक्वल्स टू 1 आ रहा है, सब चीज़ों का सम। सो इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है और हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल निकाल लिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के जो फंक्शन के बारे में देखेंगे, यानी कंटिन्यूस के केस के अंदर हम किस तरह से जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।